हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के लिए खुशियां लेके आए, सौगात लेके आए। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है बुनियादी अवधारणाएं और सिद्धांत, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रशासन एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों के एक समूह का सहकारी प्रयास है। क्या है? प्रशासन एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों के एक समूह का सहकारी प्रयास है। यह जरूरी है कि वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह समूह संगठित हो। दूसरे शब्दों में, संगठन प्रशासन का एक अनिवार्य तत्व है। एक निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह मनुष्य, सामग्री और धन के उचित उपयोग में सहायता करता है। इस प्रकार संगठन के बिना कोई प्रशासन नहीं हो सकता। किसके बिना कोई प्रशासन नहीं हो सकता? तो संगठन के बिना कोई प्रशासन नहीं हो सकता। डिमॉक कहते हैं संगठन वह बुनियादी औजार है जिसके जरिए प्रशासनिक प्रक्रिया को चालू हालत में रखा जाता है। जितने भी थिंकर हैं उनके जो कथन है वो ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि किसने क्या कहा है। तो डिमॉक कहते हैं कि संगठन एक बुनियादी औजार है जिसके जरिए प्रशासनिक प्रक्रिया को चालू हालत में रखा जाता है। संगठन की परिभाषा क्या है? तो संगठन शब्द ऑर्गेनाइज्म से निकलता है, जिसका अर्थ है साझी गतिविधि में लगे परस्पर निर्भर अंगों का एक संगठित निकाय। जो साझी गतिविधि है उसमें लगे परस्पर निर्भर अंगों का एक संगठित निकाय है। संगठन की विभिन्न परिभाषाएं चिंतकों के द्वारा। मोने कहते हैं कि एक साझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक मानव सभा संगठन का एक संघ का रूप ही संगठन है। मुनि क्या कहते हैं कि एक साझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक मानव सभा संगठन का संघ का रूप ही संगठन है। साइमन कहते हैं संगठन से हमारा आशय सहकारी प्रयोग की एक सुनियोजित व्यवस्था से है, जिसमें हर प्रतिभागी की एक स्वीकृत भूमिका, कर्तव्य और जिम्मेदारी होती है। गुलिक कहते हैं संगठन सत्ता का वह निर्धारित औपचारिक ढांचा है जिसके जरिए परिभाषित उद्देश्य के लिए कार्य के उपविभागों को व्यवस्थित, परिभाषित और संयोजित किया जाता है। ग्लैडन कहते हैं कि संगठन का सरोकार एक उपक्रम में व्यक्तियों के बीच संबंधों के प्रतिरूप से होता है, जो इस प्रकार निर्मित होता है कि उद्यम के काम को पूरा किया जा सके। जो भी उद्योग है उसके कामों को पूरा किया जा सके। फिप्नर कहते हैं कि संगठन में सुव्यवस्थित श्रम विभाजन लाने के लिए संबंध व्यक्तियों और समूहों के बीच के संबंध शामिल होते हैं। एल.डी. वाइट कहते हैं कि एक संगठन के कार्यों और जिम्मेदारियों के बंटवारे के जरिए किसी आम सहमति के उद्देश्य की पूर्ति का रास्ता सुगम बनाने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था है। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों की गतिविधियों या शक्तियों के साझे सोचे समझे तालमेल की एक व्यवस्था है। कि जो भी संगठन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जो भी कार्य कर रहे हैं, शक्तियाँ बांटी गई हैं, तो सोच समझ के जो भी तालमेल बिठा रहे हैं, वही व्यवस्था क्या है? संगठन है। जे.एम. गॉस कहते हैं संगठन एक साझा उद्देश्य में लगे व्यक्तियों और समूहों के प्रयासों और क्षमताओं को इस रूप में जोड़ना है कि
उन लोगों के बीच न्यूनतम मतभेद और अधिकतम संतोष के साथ वांछित उद्देश्य की पूर्ति की जा सके, जिनके लिए काम हो रहा है और जो इस काम में लगे हैं। अर्विक कहते हैं कि संगठन, क्या कहते हैं कि संगठन किसी उद्देश्य के लिए जरूरी गतिविधियों को निर्धारित करने और उन्हें समूहों में व्यवस्थित करने का काम है ताकि उन्हें व्यक्तियों को सौंपा जा सके। यह शब्द प्रशासन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थों का बोध कराता है। ये 3 भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, यानी प्रशासन ढांचे को निर्धारित करने काम और स्वयं प्रशासनिक ढांचा। ये तीनों दृष्टिकोण इस अर्थों में संगठन के एक यांत्रिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं कि वे मानव संबंधों का बोझ नहीं देते, फिर भी संगठन एक संरचना भी है और मानव संबंधों का एक समुच्चय भी है। कि संगठन क्या है, एक संरचना है और मानव संबंधों का एक समुच्चय है। एल.डी. वाइट के अनुसार एक संगठन के 3 प्रमुख संगठन अंग है। संगठन के 3 प्रमुख संगठन अंग होते हैं: व्यक्ति, संबंध प्रयास और एक साझा उद्देश्य। ये किसके अनुसार है? तो एल.डी. वाइट के अनुसार। C.E. बर्नार्ड कहते हैं, इनके अनुसार एक संगठन के संगठक अंग है सामान्य उद्देश्य, परस्पर संचार और सेवा करने की इच्छा। इन्होंने भी 3 ही बताई है। कौन कौन सा है? सामान्य उद्देश्य, परस्पर संचार और सेवा करने की इच्छा। हर्बर्ट साइमन के अनुसार संगठन के अनुसार क्या है? एक संगठन के कामों में सदस्यों के बीच कामों का बंटवारा करना, मानक प्रथाओं को निर्धारित करना, एक संचार व्यवस्था प्रदान करना, निर्णयों को संप्रेषित करना और सदस्यों को प्रशिक्षित करना शामिल है। कितनी चीज़ें बोली है उन्होंने? कि एक संगठन में सदस्यों के बीच कामों का बंटवारा होना चाहिए, साथ ही मानक प्रथाओं का निर्धारण भी होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए, संचार व्यवस्था भी होनी चाहिए, निर्णय संप्रेषित भी होनी चाहिए और सदस्यों को प्रशिक्षित करना भी शामिल होना चाहिए। किसके अनुसार? तो हर्बर्ट साइमन के अनुसार। लक्षणिक विशेषता क्या है संगठन की? तो निकोलस हेनरी ने संगठन को लक्षणिक विशेषताओं को निम्न प्रकार से संक्षेपित किया है। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है संगठन उद्देश्यपूर्ण जटिल मानवीय समूह होते हैं। संगठन कैसा होता है? तो उद्देश्यपूर्ण जटिल मानवीय समूह होता है। इनकी पहचान द्वितीय संबंधों के द्वारा की जाती है। इसकी पहचान कैसे होती है? तो द्वितीय संबंधों के द्वारा होती है। इनके विशेषीकृत और सीमित लक्ष्य होते हैं। इसके क्या होते हैं? विशेषीकृत और सीमित लक्ष्य होते हैं। सहवनीय सहकारी गतिविधियां इनकी एक विशेषता है। कौन सी विशेषता है? तो सहवनीय सहकारी गतिविधि इनकी एक विशेषता है। ये एक बड़े सामाजिक तंत्र के भीतर एकीकृत होते हैं। किसमें होते हैं? तो सामाजिक तंत्र के भीतर एकीकृत होते हैं। ये अपने पर्यावरण को सेवाएं और उत्पादन उपलब्ध कराते हैं। पर्यावरण को क्या देते हैं? सेवाएं और उत्पादन उपलब्ध करवाते हैं। ये अपने पर्यावरण के साथ आदान प्रदान पर निर्भर रहते हैं। कैसे होते हैं? तो आदान प्रदान पर निर्भर रहते हैं। एल.डी. वाइट के अनुसार एक संगठन के 3 प्राथमिक तत्व होते हैं। अब क्या होते हैं उनके प्राथमिक तत्व? कितने होते हैं? 3 प्राथमिक तत्व, जैसे कि व्यक्ति, साझा प्रयोग और सामान्य उद्देश्य। C.I. बर्नार्ड के अनुसार एक संगठन के तत्व कितने हैं? सामान्य उद्देश्य, संचार, सेवा करने की इच्छा। हर्बर्ट साइमन के अनुसार एक संगठन के कार्यों में सदस्यों के बीच कार्य विभाजन, मानक व्यवहारों का निर्माण, एक संचार प्रणाली की उपलब्धि, निर्णयों का पारेषण और सदस्यों का प्रशिक्षण शामिल है। किसके अनुसार? हर्बर्ट साइमन के अनुसार। आधार बेसिस क्या है?
तो लूथर गुलिक ने संगठन के 4 आधारों की पहचान की है। ये उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और संस्था है। लूथर गुलिक ने संगठन के कितने आधार बताए हैं? तो 4 बताए हैं। कौन कौन से हैं? उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और संस्था। इनके निम्न रूप में व्यवस्था की गई है, यानी इसका पूरा डिटेल दिया गया है। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? तो इसका अर्थ है संगठन द्वारा किया जाने वाला काम, काम पर आधारित संगठन उदाहरण है। संगठन द्वारा किया जाने वाला काम, जो भी संगठन के द्वारा किया गया कार्य है, वही क्या है? उसका उद्देश्य है। कि हाँ, ये उद्देश्य क्या होता है कि हमें क्या करना है, इस लक्ष्य को क्या करना है, वो हमारा मोटिव होता है। तो उद्देश्य क्या है? कि संगठन द्वारा किया जाने वाला काम, काम पर आधारित संगठन उदाहरण है रक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग इत्यादि। उद्देश्य सिद्धांत या कार्यात्मक सिद्धांत के गुण निम्न हैं। फर्स्ट है संगठन। यह संगठन को एक सुसंबद्ध मिशन देता है। सेकंड है ये कामों के परस्पर आकर्षण और दो राहों को खत्म करता है। ये समन्वित नीतियों के विकास में सहायता करता है। ये असफलताओं की जिम्मेदारी तय करने में सक्षम बनाता है। यह सामान्य आदमी द्वारा भी आसानी से समझा जा सकता है। कोई एक सामान्य आदमी है, उसके द्वारा भी आसानी से समझा जा सकता है। उद्देश्य सिद्धांत या कार्यात्मक सिद्धांत के दुर्गुण। तो ये अधीनस्थों के कामों की उपेक्षा करता है। ये नवीनतम तकनीकों की उपेक्षा करता है। यह चिंतन में विभागीयता की ओर ले जाता है। हॉल्डेन कमेटी, ब्रिटेन, 1918 से 1919। फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ यूएसए। फर्स्ट हूवर कमीशन का यूएसए में हुआ था 1949 से 50। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया की अध्ययन टीम 1966 से 70 ने इसी सिद्धांत का सुझाव दिया था। किसका? तो संगठन का। प्रक्रिया, सेकंड पॉइंट क्या है? प्रक्रिया। इसका अर्थ काम को पूरा करने में संगठन द्वारा प्रयोग में लाई गई तकनीक और विशिष्ट कौशल से है। इस प्रक्रिया पर आधारित संगठनों की मिसालें हैं अंतरिक्ष विभाग, कानून विभाग, समुद्र विभाग, इलेक्ट्रॉनिक विभाग इत्यादि। प्रक्रिया सिद्धांत के गुण हैं। फर्स्ट है यह सर्वाधिक विशिष्टीकरण में सहायता करता है। ये आधुनिकतम तकनीक के अधिकतम उपयोग द्वारा अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करता है। यह श्रम बचाने वाले यंत्रों के अधिकतम उपयोग द्वारा अर्थव्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करता है। यह तकनीक कामों में तालमेल को प्रोत्साहन देता है। ये कैरियर सेवा के विकास के लिए अनुकूलित होता है। प्रक्रिया सिद्धांत के दुर्गुण इस प्रकार है। इसका सीमित उपयोग होता है क्योंकि इसे गैर तकनीकी गतिविधियों में ही नहीं लागू किया जा सकता। ये लक्ष्य से ज़्यादा महत्व माध्यमों को देता है। किसको देता है? सेकंड पॉइंट है यह लक्ष्य से ज़्यादा महत्व माध्यमों को देता है। थर्ड पॉइंट है ये पेशेवर घमंड को विकसित कर देता है और मतभेद की ओर ले जाता है। यह सामान्य प्रशासकों की सेवाओं की उपेक्षा करता है। थर्ड पॉइंट है व्यक्ति, पर्सन। इसका अर्थ है संगठन की सेवा प्राप्त कर रहे लोगों का समूह। क्या अर्थ है इसका? कि संगठन की सेवा प्राप्त कर रहे लोगों का समूह, यानी ग्राहकगण। ग्राहकों पर आधारित संगठन के उदाहरण हैं पुनर्वास विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग, स्त्री कल्याण विभाग इत्यादि। ग्राहक सिद्धांत के गुण कौन कौन से हैं? तो यह एक समूह की सभी आवश्यकताओं के लिए एक एजेंसी को जिम्मेदार बनाता है। फर्स्ट पॉइंट है
सेकंड पॉइंट है यह लाभ प्राप्तकर्ताओं को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के तालमेल में सहायता करता है। थर्ड पॉइंट है यह लक्ष्य समूह और एजेंसी के बीच एक करीबी रिश्ता कायम करता है। फोर्थ पॉइंट है यह समस्याओं के प्रति एक पूर्णतावादी दृष्टिकोण को सक्षम बनाता है। अब ग्राहक सिद्धांत के दुर्गुण क्या हैं, दुष्प्रभाव क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, ये छोटे छोटे विभागों की विशाल संख्याओं को पैदा कर देता है और इस तरह से एक ऐसा प्रशासन में परिणामित होता है जिसे हॉल्डेन कमेटी लिलीपुट प्रकार का प्रशासन कहती है। यानी छोटे लोगों के, लिलीपुट क्या होते हैं, छोटे छोटे जो लोग होते हैं उनके प्रशासन का, उनके प्रकार की प्रशासन कहलाती है। सेकंड पॉइंट है यह विभाग के बीच न्यायिक विवाद पैदा करता है। क्या करता है? तो जो विभाग होते हैं उनके बीच न्यायिक विवाद पैदा करता है। थर्ड पॉइंट है ये बहुकार्यात्मक चरित्र के कारण विशिष्टीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। फोर्थ पॉइंट है यह दबाव समूह के अनुचित प्रभावों के सक्षम संगठन को कमजोर बनाता है। फोर्थ पॉइंट है स्थान, प्लेस। इसका अर्थ है संगठन के अंतर्गत आने वाला भूभागीय क्षेत्र। स्थान पर आधारित संगठन के उदाहरण है बाहरी मामलों का विभाग और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय विभाजन, दामोदर घाटी विभाजन, रेलवे के क्षेत्रीय कार्यालय इत्यादि। सिद्धांत के गुण क्या है? फर्स्ट पॉइंट है यह एक निश्चित क्षेत्र में दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बीच तालमेल में सहायता करता है। सेकंड पॉइंट है ये संबंधित क्षेत्रों की ज़रूरतों के अनुसार राष्ट्रीय नीतियों के अनुकूल की इजाज़त देता है। थर्ड पॉइंट है ये लंबी दूरी और संचार में होने वाले खर्चों को कम करके अर्थव्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करता है। स्थान सिद्धांत के दुर्गुण क्या हैं, कमियां क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट है यह राष्ट्रीय नीतियों के प्रशासन में एक रूपता के विपरीत जाता है। सेकंड पॉइंट है राष्ट्रीय दृष्टिकोण और एकता की कीमत पर स्थानीयवाद को बढ़ावा देता है। थर्ड पॉइंट है यह सह बहुकार्यात्मक चरित्र के कारण विशिष्टीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। फोर्थ पॉइंट है यह संगठन को स्थानीय हितों और दबाव समूह के अनुचित प्रभाव के सक्षम कमज़ोर बना देता है, के समक्ष क्या करता है, कमज़ोर बना देता है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि यह संगठन के स्थानीय हितों और दबाव समूह के अनुचित प्रभाव के समक्ष कमज़ोर बना देता है। अब हम पढ़ेंगे पदानुक्रम। प्रशासन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में पदानुक्रम पर वेबर, फियोल, गुलिक, उर्विक, मूने व रैली जैसे सभी क्लासिकी चिंतकों ने जोर दिया है। तो ये पूछ लिया जाता है कि क्लासिक चिंतक कौन से हैं? तो क्लासिक चिंतकों में किसका नाम आता है? वेबर, फियोल, गुलिक, उर्विक, मूने, रैली जैसे सभी क्लासिकल हैं। तो फियोल ने इसके लिए प्रक्रिया कहा है, पदानुक्रम को क्या कहा है? इसके लिए प्रक्रिया कहा है। मूनी ने कहा है कि पदानुक्रम एक सार्वभौमिक परिघटना है। इसका अर्थ जानते हैं, मीनिंग क्या है? तो उच्च नीच क्रम या पदानुक्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ है उच्चतर से निम्नतर, यानी ऊंचे से नीचे की ओर, ऊंचे से नीचे की ओर। इसका आशय पिरामिड शैली में बने एक ऐसा संगठन है जिसमें क्रमिक चरण ऊपर से नीचे की ओर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी एक पदानुक्रम ये पिरामिड शैली है जो ऊपर से नीचे की ओर जुड़े होते हैं। संगठन में स्केलीय श्रृंखला या स्केलीय प्रक्रिया का अर्थ है कर्तव्यों को विभिन्न कार्यों के हिसाब के बजाय प्राधिकार और उसके अनुसार निर्धारित उत्तरदायित्व के हिसाब से श्रेणीबद्ध करना, हिस्सों में बांटना। डेफिनेशन क्या है?
तो एल डी वाइट कहते हैं कि पदानुक्रम में संरचना के ऊपर से नीचे तक जिम्मेदारियों के तमाम स्तरों के जरिए श्रेष्ठ अधीन संबंध को सार्वभौमिक रूप से लागू करना शामिल है। किसमें शामिल है? पदानुक्रम में। मिलेट कहते हैं पदानुक्रम एक प्रणाली है जिसमें कई विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। अल लॉथम कहते हैं पदानुक्रम एक आरोही पैमाने में ही हीनतर और उच्चतर चीज़ों की एक व्यवस्थित संरचना है। रॉबर्ट प्रेस्थस कहते हैं पदानुक्रम एक संगठन के शीर्ष से आधार की ओर जाने वाला एक अवरोही पैमाने से जुड़ी श्रेणीक्रम पदों की एक प्रणाली है। कार्यात्मक सिद्धांत इकाइयों को पिरामिड रूप में संगठित करने के लिए जिन 3 सिद्धांतों का पालन किया जाता है वे निम्न प्रकार है। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं? उचित माध्यम। सबसे पहला है उचित माध्यम का सिद्धांत, अर्थात सभी निर्देशों और संदेशों को उचित माध्यमों से होकर गुजरना चाहिए। लेन देन के काम में किसी भी बीच के स्तर को लांघा नहीं जा सकता। सेकंड पॉइंट है तदानुरूप का सिद्धांत, तदानुरूपता का सिद्धांत, अर्थात सभी स्तरों पर प्राधिकार और उत्तरदायित्व अनुरूपता समान और एक सीमा वाले होने चाहिए। यह माना जाता है कि उत्तरदायित्व के बिना प्राधिकार खतरनाक और प्राधिकार के बिना उत्तरदायित्व अर्थहीन है। थर्ड पॉइंट है निर्देश की एकता का सिद्धांत, यानी अधीनस्थ को आदेश ठीक ऊपर से श्रेष्ठ से ही मिलना चाहिए। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिया गया है, प्रशासन के पदानुक्रम के सिद्धांत को दर्शाता है कि जो सबसे ऊपर वाला है वो क्या करता है? आदेश देता है, फिर उसके यहाँ कार्य पदानुक्रम में चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये है प्रशासन के पदानुक्रम सिद्धांत, जिसमें आपको सिद्धांत के बारे में समझाया भी गया है कि ये चित्र ए क्या बताता है कि संगठन का मुखिया है। ए कौन है? संगठन का मुखिया है। ए से ठीक नीचे बी, अधीनस्थ बी और उसके ठीक नीचे अधीनस्थ सी। इस रेखा में सभी स्तरों यानी डी ई एफ जी एच भी सत्य है। इस प्रकार आदेश ऊपर से नीचे यानी ए बी, बी सी, ए बी को देता है आदेश, फिर बी सी को देता है, इसी प्रकार आगे जाता रहता है। सी डी को दे रहा है, डी ई को दे रहा है। तो संचार नीचे से ऊपर यानी जी एफ एफ ई और इसी तरह ऊपर जाता है। दूसरी ओर ए क्यू तक के लिए भी यही सत्य है कि जी और क्यू के बीच संचार ए के जरिए होता है, यानी जी से ए तक चढ़ता है और चरणबद्ध ए से क्यू तक उतरता है। इसे उचित माध्यम द्वारा संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे संचार कहते हैं। पूरे संगठन को आपस में जोड़ने वाली प्राधिकार की रेखा, निर्देश की श्रृंखला या निर्देश की रेखा को उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया है। इसके लाभ क्या है? पदानुक्रम के लाभ क्या है? एडवांटेज क्या होते हैं? तो पदानुक्रम सिद्धांत के लाभ हैं, यह संगठन में एकीकरण और संबद्धता के औजार के रूप में काम करता है। सेकंड पॉइंट है ये संचार के एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। थर्ड पॉइंट है ये सभी स्तरों पर जिम्मेदारियों निर्धारित करने में सहायता करता है। फोर्थ पॉइंट है ये प्रक्रिया के निष्ठापूर्वक निर्वाह की सुनिश्चित कर सही प्रवाह को छिन्न भिन्न होने से रोकता है। फिफ्थ पॉइंट है यह उच्च स्तरों पर काम की भीड़ नहीं लगने देता। सिक्स पॉइंट है ये निर्णय निर्माण के विकेंद्रीकरण में मदद करता है। सेवन पॉइंट है ये प्राधिकार के अधिकरण में सहायता करता है। 8 पॉइंट है ये फाइलों के आने जाने की प्रक्रिया को सरल बनाता है।
9 पॉइंट है, ये लक्ष्य की एकता की सुव्यवस्था को बढ़ावा देता है। 10 पॉइंट है, ये संगठन में अनुशासन और व्यवस्था को बढ़ावा देता है। पॉल एच एपलबी के अनुसार पदानुक्रम वह माध्यम है जिससे संसाधनों को बांटा जाता है, कर्मचारियों का चयन और नियुक्ति की जाती है, कार्यों को चालू, उनकी समीक्षा और उनमें सुधार किया जाता है। हानियाँ क्या क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या है? तो पदानुक्रम के सिद्धांत की हानियाँ, सबसे पहला है ये लाल फीताशाही के कारण कामों के पूरा किए जाने में बेहद विलंब करा देता है, यानी लेट लपेटी कार्य होता है। सेकंड पॉइंट है यह निम्न स्तर के कर्मचारियों की पहल और उत्साह को मार देता है, जिसका नतीजा अनिर्णय और अकुशलता के रूप में सामने आता है। थर्ड पॉइंट है ये संगठन के सदस्यों के बीच गतिमान मानव संबंध बनाने के लिए अनुकूल नहीं होता, क्योंकि ये प्रशासन को बेहद बेलोच बना देता है। फोर्थ पॉइंट है ये संगठन को लंबा अति विस्तारित बना देता है, परिणामतः ऊपर के कर्मचारी नीचे के स्तरों के कर्मचारियों से संपर्क हो बैठते हैं। जैसे सबसे ऊपर वाला है, ए वाला कर्मचारी है, उसका संपर्क सी से नहीं हो पाता है, उसका संपर्क से बी से है, तो इसलिए ऊपर के जो कर्मचारी है नीचे वाले कर्मचारी से संपर्क खो देते हैं। फिफ्थ पॉइंट है यह निम्न अर्थों में विभिन्न स्तरों पर भिन्नताओं के चलते श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंधों को जन्म देता है, जैसे कि प्राधिकार और विशेषाधिकार का वितरण, जिम्मेदारियों की प्रकृति, वेतन स्तर, कर्मचारियों की योग्यताएं और गुण। कैसे कि जिम्मेदारी की प्रकृति सारे के पास अलग है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट, जो ए है उसकी अलग जिम्मेदारी है, जो बी है उसकी अलग जिम्मेदारी है, इसी हिसाब से उनका वेतन भी क्या होगा, अलग अलग होगा, और कर्मचारियों की योग्यताएं भी क्या होंगी, अलग अलग है। जैसे कि एक स्कूल में होता है, प्रिंसिपल होते हैं, टीचर होते हैं, पियोन होते हैं, सबकी क्या होती है, योग्यताएं अलग अलग होती हैं, उनकी जिम्मेदारी अलग होती है, उनका वेतन अलग होता है। इसी प्रकार इसमें भी कार्य होता है। फ्योल का गैंगप्लांक। फ्योल का गैंगप्लांक क्या कहता है कि व्यापार के प्रवाह की गति बढ़ाने और मामलों के निपटारों में देरी से बचने के लिए हेनरी फ्योल ने एक वैकल्पिक रास्ता का सुझाव दिया, जिसे गैंगप्लांक कहते हैं। इसे उन्होंने निम्न रूप में दर्शाया है, एफ को पी से संपर्क करने के लिए प्राधिकार की रेखा, इसके लिए श्रृंखला पर चलते हुए ई डी सी बी, फिर उसके बाद ए एल एम एन ओ से होकर जाना और फिर वापस आना होता है। दूसरी ओर एफ पी का एक गैंगप्लांक के रूप में तालमेल करके इस्तेमाल करके एफ से पी तक जाना चाहिए, जाना कहीं से ज़्यादा सरल और तेज होगा, बशर्ते कि यह प्रक्रिया उच्च अधिकारियों ईओ को मान्य हो, जो ईओ है उसको मान्य हो। तो इस प्रकार गैंगप्लांक की अवधारणा दो समान स्तरों के कर्मचारियों के बीच संचार यानी एक समस्त संचार व्यवस्था स्थापित करने की बात करती है। ये एक क्षैतिज संचार प्रणाली है। कौन सी संचार प्रणाली है? तो क्षैतिज संचार प्रणाली है। फ्योल जोर देकर कहते हैं कि अनावश्यक रूप से प्राधिकार की रेखा से भटकना एक भूल है, मगर उससे भी बड़ी भूल तब भी उससे चिपके रहना जबकि यह कामों के लिए नुकसानदायक है। कि एक प्राधिकार की रेखा से भटकना तो भूल है, पर जब ये बड़ी भूल तब बन जाता है जब ये उसी रेखा पे चिपका रह जाता है, तो ये ज़्यादा नुकसानदायक कहलाएगा। इसी तरह लिंडन ऑरविक कहते हैं कि टिप्पणी करते हैं, इस संगठन की अपनी एक स्केलीय श्रृंखला होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे हर घर के निकास नाली होती है, लेकिन इस जरिए को संचार के एकमात्र माध्यम के रूप में बार बार प्रयोग करना गैर कानूनी है। ठीक उसी तरह से जैसे निकास नाली में अपना वक्त काटना
गैर जरूरी है। पदानुक्रम संगठन में मौजूद स्वाभाविक कमियों के कारण क्रिस ऑर्गेज जैसे आधुनिक प्रशासनिक चिंतकों ने मैट्रिक्स संगठन, जैसे पंखा सदृश संगठन के नाम से भी जाना जाता है, का सुझाव दिया। यह संगठन श्रेष्ठ अधीन संबंधों से मुक्त होता है। तो आगे हम कल करेंगे। ये था हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 1। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।